अक्टूबर 2006। एक टीम को कॉल मिलती है। तिहाड़ जेल के बाहर एक बॉडी पड़ी है, सर गायब। जो ऑफिसर साइट पे पहुंचते हैं उनके लिए ये एक नॉर्मल होमोसाइड केस जैसा लगता है। उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत थी। कुछ हफ्तों बाद एक और बॉडी मिलती है, फिर से सर गायब, बॉडी के पार्ट्स अलग अलग जगह। इन्वेस्टिगेटिंग टीम एक चीज नोटिस करती है जो उन्हें बहुत डिस्टर्ब करती है। दोनों केस में पैटर्न बिल्कुल सेम है। ये कोई रैंडम क्राइम नहीं था, ये एक ही इंसान का काम था। और जब तीसरी बॉडी मिलती है उनका शक कंफर्म हो जाता है। दिल्ली में एक सीरियल किलर एक्टिव है। इन्वेस्टिगेटिंग टीम सबसे पहले वही करते हैं जो हर केस में किया जाता है, विक्टिम्स की आइडेंटिटी पता करना। लेकिन यहाँ पहली मुश्किल आती है। ये विक्टिम्स कोई हाई प्रोफाइल लोग नहीं थे, यंग मेल माइग्रेंट्स थे जो दिल्ली में अकेले रहते थे, काम ढूंढ रहे थे। उनकी कोई परमानेंट एड्रेस नहीं, कोई फिक्स्ड कांटेक्ट नहीं। जिनके पास रिकॉर्ड होता भी, उनके फैमिलीज दूर दूर गांव में रहती थी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि उनका बेटा गायब हो गया है। टीम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है जब विक्टिम खुद ही अनट्रेसेबल हो, तो किलर तक पहुंचना और मुश्किल हो जाता है। फिर एक नया डेवलपमेंट होता है जो केस का पूरा डायरेक्शन ही बदल देता है। एक बॉडी के पास इन्वेस्टिगेटर्स को एक लेटर मिलता है, हाथ से लिखा हुआ। जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा चौंकाती है, ये लेटर सीधा पुलिस को एड्रेस किया गया था। किलर उन्हें चैलेंज कर रहा था, उन्हें डेयर दे रहा था कि उसे पकड़ करके दिखाओ। एक टीम के लिए जो पहले से ही कम लीड्स पे काम कर रही थी, ये एक नया तरीका खोल देता है। अगर किलर खुद ही कांटेक्ट कर रहा है तो शायद वही उन्हें उसके पास ले जाए। इन्वेस्टिगेटर्स दो चीज़ें एक साथ करते हैं। एक तरफ फॉरेंसिक टीम लेटर्स को एग्जामिन करती है, हैंड राइटिंग एनालिसिस शुरू होती है, इस उम्मीद में कि अगर फ्यूचर में कोई सस्पेक्ट मिले तो मैच किया जा सके। दूसरी तरफ एक दूसरा टीम पुराने रिकॉर्ड्स खंगालती है। क्या दिल्ली में पहले भी ऐसा कोई केस हुआ है जो इससे मिलता जुलता हो? यहाँ उन्हें कुछ मिलता है जो उन्हें रुकवा देता है। 1998 का एक केस, सेम तरीका, यंग माइग्रेंट विक्टिम डिसमेंबरमेंट। उस वक्त एक सस्पेक्ट अरेस्ट हुआ था, कुछ साल जेल में रहा, फिर एविडेंस की कमी होने की वजह से रिलीज हो गया था। टीम के लिए ये एक अनसेटलिंग सवाल खड़ा करता है, कहीं वही आदमी वापस तो नहीं आया? इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है केस बाय केस। हर नए विक्टिम के साथ वही चीज़ें रिपीट होती हैं, डिसमेंबरमेंट, मिसिंग हेड और कभी कभी वही लेटर्स। लेकिन टीम के लिए असली मुश्किल ये थी कि हर केस इंडिविजुअली सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। कोई आई विटनेस नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, और विक्टिम्स खुद इतने इनविजिबल थे कि उनके डिसअपीयरेंस का टाइम फ्रेम पता करना ही बहुत मुश्किल था। जो चीज़ उन्हें फाइनली एक सस्पेक्ट तक ले गई वो टीम वर्क का रिजल्ट था। पुराने रिकॉर्ड्स जो 1998 से थे, नए लेटर्स की हैंड राइटिंग और एक पैटर्न जो धीरे धीरे क्लियर होने लगा था। किलर हमेशा अपने विक्टिम से पहले दोस्ती करता था। 2007 में दो नए लेटर्स मिले। इस बार किलर खुद फ़ोन भी करता है, बताता है कि बॉडी कहाँ मिलेगी। ये इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक गेम चेंजर मोमेंट था। अब तक उनके पास सिर्फ फिजिकल एविडेंस था, बॉडीज, लेटर्स, पुराने रिकॉर्ड्स, लेकिन एक फ़ोन कॉल का मतलब था कि वो अब ट्रेस किया जा सकता था। कॉल ट्रेस करते हुए और हैंडराइटिंग को 1998 के सस्पेक्ट से मैच करते हुए टीम फाइनली एक नाम तक पहुंचती है, चंद्रकांत झा। 20 मई 2007 को अरेस्ट होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन यहीं ख़त्म नहीं होती। अब टीम के सामने असली चैलेंज था। जितने भी केसेस थे उनमें से कितने एक्चुअली कोर्ट में प्रूव हो पाएंगे। यहाँ उन्हें अपनी सबसे बड़ी लिमिटेशन का सामना करना पड़ता है। बहुत से केसेस में फॉरेंसिक एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था कि कन्विक्शन हो सके। सिर्फ 3 केसेस, अमित, उपेंद्र, दिलीप, में उनके पास काफ़ी सबूत थे। बाकी जैसे 1998 का पहला केस था, वही पुरानी कहानी दोहराई गई, एविडेंस की कमी। 2013 में जब जजमेंट आता है, जज खुद इस चीज़ को हाईलाइट करती है। झा को मिशन ओरिएंटेड और टास्क ओरिएंटेड बोलती है, जिसका पूरा मकसद था
पुलिस को एक्सपोज करना, उनसे आगे निकलना। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये केस एक रिमाइंडर बन गया कि जब विक्टिम्स इनविजिबल हों, जब एविडेंस गैदर करना इतना मुश्किल हो, तब एक प्रेडेटर सालों तक सिस्टम से बच सकता है। और जब तक वो खुद गलती ना करे, जैसे लेटर छोड़ना या फ़ोन करना, केस आगे बढ़ना ही बंद हो जाता है। और यही इस इन्वेस्टिगेशन की सबसे अनसेटलिंग लेसन था। कभी कभी केस इसलिए सॉल्व नहीं हो पाता कि किलर खुद पकड़े जाने की हिम्मत दिखाता है, ना कि इसलिए कि सिस्टम टाइम पर काम करे। और फाइनली कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट इन्वेस्टिगेटर्स के लिए एक मिक्स्ड फीलिंग लगता है। ट्रायल कोर्ट 2013 में झा को तीनों प्रूवन केसेस में अमित, उपेंद्र और दिलीप की हत्या के लिए गिल्टी डिक्लेयर किया जाता है। सेंटेंस डेथ पेनल्टी, 2 अलग मर्डर्स के लिए। लेकिन केस यहीं ख़त्म नहीं होता। जब मैटर हाई कोर्ट पहुंचता है, सेंटेंस को रिव्यू किया जाता है और डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया जाता है। इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक बिटर स्वीट क्लोजर था। जिस आदमी ने सालों तक सिस्टम को चुनौती दी थी, खुद को मिशन ओरिएंटेड बताता था, उसे आखिर में वही सेंटेंस मिलता है जो ज़्यादातर कन्विक्टेड किलर्स को मिलता है, जेल में बाकी ज़िंदगी, ना कि वो एक्सट्रीम पनिशमेंट जो ट्रायल कोर्ट में पहले दिया गया था।